Hello everybody, welcome back to NeetPod. Hope you all are doing very good. In the last lecture we discussed about the embryological evidences. आज की इस वीडियो में हम लोग दो छोटे छोटे एविडेंसेस की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो एविडेंस है वो उसमें हम बात करेंगे एटाविज्म की कि रिवर्जन या एटाविज्म क्या होता है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन भी कैसे एविडेंस है एक तरह से इवोल्यूशन के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म, या इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्जन। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। एटाविज्म को समझने से पहले अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे ना तो इसे बोलते हैं विरासत। हिंदी शुद्ध हिंदी आप सोचेंगे इसकी तो इसका मतलब होता है विरासत। अब देखिए, विरासत से कहीं ना कहीं आपके जहन में बात आती है कि पुरानी चीजें, एंशिएंट या कोई एंसेस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, उसी तरह से हम लोग एंसेस्टर के रूप में ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा कैरेक्टर प्रतीत होता है या आ जाता है जो कि नॉर्मली नहीं पाया जाता है, तो इससे हमारे जो दिमाग में बात आती है कि ये कैरेक्टर आखिर आया कहाँ से। ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं इस तरह के ऑर्गेनिज्म में, इस तरह के जीवों में पाया गया होगा, तभी ये पाया जाता है। इसी तरह के फिनोमेना को, ऐसे ही फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? एटाविज्म या रिवर्जन। इट मीन्स समटाइम्स द कैरेक्टर्स suddenly appear in the organisms which are supposed to be present in their ancestor, which were lost during the course of evolution, and this phenomena is called as atavism. आइए इसको लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। So we can write sometimes in some organisms, या ऐसा लिखते हैं sometimes some characters suddenly appear which were supposed to be present in their ancestor। ऐसे माना जाता है कि उनके एंसेस्टर्स में पाया जाता होगा, बट दे वर, लिख सकते हैं इसको, बट दे वर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। दिस फिनोमेना is known as atavism और रिवर्जन। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई अचानक से कोई ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, एक ऐसा न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है जिसमें कि कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाता है जो पहले नहीं था। जैसे मैं आई एम गिविंग एन एग्जांपल, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा आस पड़ोस में आपके समाज में कि टेल in the newborn baby या टेल इन द बेबी। इसका मतलब ये है, टेल, ये क्या होता है? कभी कभी हमारे सोसाइटी में आसपास कहीं आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि किसी बेबी का टेल जो है, उसके पीछे एक टेल पाया जाता है, छोटी सी पूंछ होती है। तो हम लोग समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि ये भगवान का वरदान है या हनुमान जी का अवतार मान लेते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी धारणाएं बनी हुई है और फिर लोग उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, उसको एक तरीके से अवतार माना जाता है। तो आपने सुना होगा बहुत दफा कि बेबी का एक पूंछ जो है या टेल पाया जाता है। हालांकि ये एक कॉमन सी बात है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें टेल पाया जाता है। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा हो सकता है, हुआ भी है बहुत दफा, कि कोई न्यूबॉर्न बेबी में टेल पाया जाता है। और उस टेल से हमें यह समझ में आती बात, अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे
तो के ये जो टेल है उसके एंसेस्टर्स में कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट रहा होगा, जो अचानक से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये नहीं रहा, लेकिन अचानक किसी भी तरीके से ये एक अपीयर हो गया। इसे बोलते हैं एटाविज्म। जो चीज़ें खो गई वापस से कभी ना कभी किसी फॉर्म में किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में, या यूं कह लें कि लॉन्ग एंड थिक बॉडी हेयर्स जो होती है वो भी इसके एग्जाम्पल हैं। सो लॉन्ग एंड थिक बॉडी हेयर, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है नॉर्मली, कभी कभी दिखता है किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर पाया जाता है, और तो उस तरह से भी ये इससे पता चलता है कि ये कभी ना कभी एंसेस्टर्स में पाया गया होगा और तभी ये किसी ऑर्गेनिज्म में अपीयर हो रहा है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जब डेवलप होते हैं तो इससे पता ये चलता है कि इसके पूर्वजों में इसके जितने एंसेस्टर्स रहे कहीं ना कहीं ऐसे रहे होंगे, तभी ये कैरेक्टर डेवलप होता है। आपको पता है कि ये सारे कैरेक्टर्स के लिए हमारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो जीन कब एक्टिव रहेगा कब बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा ये डिपेंड करता है इवोल्यूशन पे, टाइम पे, नेचर के डिफरेंट टाइप्स के क्राइटेरिया में कि किस तरह का इन्वायरमेंट है और कौन सा जीन एक्टिव होगा। देखिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं आपको कि जीन कैसे एक्टिवेट होता है। आपने बारहा पढ़ा होगा, सुना होगा कि स्मोकिंग जो है वो एक तरीके से कैंसर को कॉज करता है, यानी स्मोक करने वाले को कैंसर हो सकता है। क्या आपने देखा है कि हर स्मोकर जो होते हैं वो कैंसर से पीड़ित होते हैं? नहीं, बल्कि कभी कभी कुछ लोगों को कैंसर होता है, सभी स्मोक्स करने वाले को कैंसर नहीं होता है। इससे क्या मतलब हुआ कि क्या फिर वो कैंसर का कारण नहीं है? नहीं, बल्कि कारण तो है। उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो स्मोकिंग है इज वन ऑफ द रीजंस जो कैंसर के लिए जीन कैंसर के लिए जो जीन है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, और वो जीन एक्टिव होके कैंसर जीन बन सकता है, जिसे हम लोग ऑन्कोजीन भी बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ऑलवेज वो हमेशा काम नहीं करते हैं, या यूं कह लें कि कभी कभी उस जीन को एक्टिव नहीं कर पाते हैं। सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन ही जीन्स को एक्टिव करते हैं। इसी तरीके से इवोल्यूशन में भी होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है, इवोल्यूशन चलता रहता है, और वो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से हमारे जीन एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। सो ये बात थी एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म, या एटाविज्म क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। सो नेक्स्ट इज एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज विच आर फाउंड इन द रिड्यूस फॉर्म। वो रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट फंक्शनल राइट नाउ, दे आर फंक्शनल इन द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और रिलेटेड एनिमल्स। सो हम इसको भी लिख लेते हैं कि ऑर्गन्स present in their reduced forms and non-functional but they are functional in the related एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो पाए तो जाते हैं, परंतु वो रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो बहुत काम के हमारे नहीं होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल बेकार सा ऑर्गन होता है जिसके हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एग्जाम्पल अभी शेयर करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का प्रेजेंट होना इस बात का प्रूफ है कि ये पहले हमारे एंसेस्टर्स में पाए जाते थे और अब नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि पहले इसका यूज रहा होगा, अब इसका यूज नहीं है, तो ये वेस्टिजियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पहले के लोगों में जो बॉडी पे हेयर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा पाया जाता था। आज के ज़माने में हमारी बॉडी में बहुत ही कम हेयर पाए जाते हैं।
और किसी किसी में आप क्या किसी के चेस्ट में देखिए, स्पेशली मेंस में, तो बहुत ज़्यादा अभी भी हेयर्स पाए जाते हैं। आप समझ जाइए कि उनके एंसेस्टर्स में जो हेयर ऑन द चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा होगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी आखिर इसका यूज़ क्या रहा होगा हमारे एंसेस्टर्स में। तो आपको पता है कि ड्यूरिंग द प्रिमिटिव टाइम, या यूँ कह लें कि अर्ली एजेस में, जब हम इतने कपड़ों का विकास नहीं होता था, लोग पेड़ पत्ते या यूँ कह लें कि कम कपड़ों में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, तो उस वक्त क्या होता था, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में हेयर का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होता था, सो दैट कि आसानी से हमारा स्किन, हमारी बॉडी पेनिट्रेट ना हो किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से। इसके लिए हेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता था। सो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑन दी बॉडी, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बेसिकली क्या होता है, ये सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो पहले के लोग ज्यादातर जो खाना खाते थे वो प्लांट्स खाते थे, और सेलुलोज के डाइजेशन के लिए जो अपेंडिक्स होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेलुलोज चूंकि अब हम लोग खाने में बहुत कम कर दिया है, हम लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं या लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो गई, जिसके कारण अपेंडिक्स का इस्तेमाल या यूज़ अब रहा नहीं, इसीलिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा आता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है हमारी आईज में, अगर आप देखेंगे तो इस साइड में आईज में कुछ मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होती है, और वो मेम्ब्रेन हमारा कोई काम का नहीं है। ये मेम्ब्रेन जो है फिशेस में जब देखेंगे तो ये आईज को ढकने का काम करता है ड्यूरिंग दिस स्विमिंग, पानी या कोई भी वेस्ट मटेरियल आईज में ना जाए, हमारे में कोई काम नहीं है। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना ये भी एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिजियल अंग के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विजडम टीथ, या विजडम, हाँ टीथ ही लिख लेते हैं, विजडम टीथ, या आप इसको थर्ड मोलर भी बोलते हैं, थर्ड मोलर, या हिंदी में इसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। यानी आपने देखा होगा बहुत लोगों के विजडम टीथ नहीं आते हैं, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन विजडम टीथ नहीं आती है, इसका इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए ये नहीं आती। किसी किसी में आता भी है, यानी विजडम टीथ जो है उसमें पाया जाता है, बहुत ही एज में जाके निकलता है और पेनफुल भी होता है चूंकि एक एजेस में निकलते हैं। तो विजडम टीथ का भी कोई यूज नहीं है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। सो इन सारे एविडेंसेस से, इन सारे एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि विजडम टीथ हो, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो, या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो, या हेयर ऑन द बॉडी हो, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों में, कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स में रहे होंगे और उसका इस्तेमाल रहा होगा, और उसका यूज जैसे घटता गया उसी तरीके से हमारे में उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, और फिर वो एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट है। सो होप कि आपको दोनों एटाविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आया हुआ कि हमारे इवोल्यूशन में कैसे ये हेल्प किया, या इवोल्यूशन के लिए कैसे एविडेंसेस है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आप दूसरों तक पहुंचाइए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।